आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट। निफ्टी महज 11 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है दिन के निचले स्तरों पर। अगला सवाल शामिल करते हैं पंकज का, जो कि हिसार से है और इन्होंने सवाल पूछा है डिवीज लैब को लेकर। 400 शेयर्स इनके पास 775 के स्तर पर लिए हुए। तांबे जी, क्या सलाह रहेगी आपकी डिवीज लैब में? पंकज जी, डीवीज लैब के ऊपर, लेकिन जब आपने हिसार का नाम लिया तो मेरे को हिसार के नाम से बड़ी ये आ जाता है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, ही हेल्स फ्रॉम हिसार। तो ये जब इस जगह का नाम सुनता हूं तो मेरे को बड़ी खुशी हो जाती है। तो यहां पे डीवीज लैब, इसको होल्ड करके रखिए। तो डीवीज लैब को होल्ड करके करने की राय। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। रवि पूछिए अपना सवाल। जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिया मैंने 324/75 शेयर। जी, इन्होंने उज्जीवन फाइनेंशियल्स के शेयर्स लिए 75 शेयर्स 324 के भाव पर। राजेश जी बताइए क्या करने की राय होगी इस शेयर में? Let me tell you, every company cannot be the same model in microfinance जो मोहम्मद यूनुस ने किया। I think SKS फाइनेंस, भारत फाइनेंस इंक्लूजन इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन हर आदमी कहेगा कि हम भी ऐसा ही मॉडल करेंगे। इट इज नॉट इजी, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। फ्लिपकार्ट में देखा, लोगों ने उसकी इतनी वैल्यूएशन कर दी। अरे एक बिजनेस को चलने के लिए, उसकी वैल्यूएशंस को करने के लिए एटलीस्ट उसको 10 साल तो दो। अरे 1 साल 2 साल हुए नहीं उस कंपनी को और आप उसकी वैल्यूएशन कर देते हो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, और उसके बाद फिर उनको प्रमोटर्स को अपनी सैलरी 0% पे लानी पड़ती है। डोंट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स। एवरी कंपनी कैन नॉट बी मोहम्मद यूनुस। चले तो इस पे तेजी में एग्जिट करने की सलाह है। फिलहाल 434 का स्तर देखने को मिल रहा है उज्जीवन फाइनेंस में। एक बार इंडियन ऑयल के शेयर को भी देख लेते हैं। खबर है कि पैराडाइप रिफाइनरी को जो टैक्स छूट मिलती है उस पर टैक्स छूट विड्रॉ हुई, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी सुमित जुड़े हैं हमारे साथ। सुमित, आज रिलायंस में एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 9 साल के ऊपरी स्तरों पर रिलायंस का शेयर है। मार्केट कैप में एक स्ट्रॉन्ग इजाफा देखने को मिला है। लेकिन अगर आप मुकेश अंबानी की बात करें, उनकी वेल्थ में कितना इजाफा इस उछाल के बाद देखा गया? रादर पल्लवी उन्हीं की नहीं, बाकी पूरे अंबानी ग्रुप की जो नेटवर्थ है उसमें भी एक इजाफा आता दिखाई पड़ा। 4 लाख करोड़ के ऊपर वापस मार्केट कैप पहुंच चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। और एक लंबे अंतराल के बाद, 8 से 9 साल बाद मार्केट कैप जो है ये 4 लाख करोड़ रुपए के ऊपर दोबारा पहुंचती दिखाई पड़ी। एक रोबस्ट मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज में आया है पिछले 1 महीने के दौरान। 1075 रुपए चल के 1200 साढ़े 1200 रुपए के रेंज में रिलायंस इंडस्ट्रीज आ चुका है। एक एक करके आप सभी इंडिविजुअल्स की नेटवर्थ को देखें तो रोजाना के हिसाब से करीब 17 करोड़ रुपए इस पूरे ही परिवार ने कमाया है। शुरुआत करते हैं अनंत अंबानी के साथ। हालांकि सबसे कम होल्डिंग इन्हीं की है, करीब 1 लाख शेयर इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसकी वैल्यू 10 करोड़ से बढ़ के 12.5 करोड़ रुपए। रोजाना करीब 7 लाख रुपए इनकी नेटवर्थ में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा। सबसे कम होल्डिंग इनके पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। इसके बाद दूसरे परिवार के अगर सदस्य की तरफ चले तो वो है आकाश अंबानी। इनकी होल्डिंग 344 करोड़ से बढ़ के 417 करोड़ रुपए हुई है, यानी कि 2.5 करोड़ रुपए रोजाना के तौर पर इन्होंने कमाया है। 75 करोड़ रुपए के आसपास करीब इनकी नेटवर्थ जो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आकाश अंबानी की नेटवर्थ के बाद अगर ईशा अंबानी की नेटवर्थ देखें तो उनकी नेटवर्थ में भी कुछ इसी तरह का इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब 344 करोड़ से 417 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ हुई है। और यहां पर भी रोजाना करीब 2.4 करोड़ रुपए के आसपास हर दिन इनकी जो संपत्ति है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। पिछले एक जो रनअप देखा है पिछले 1 महीने के दौरान। इसके अलावा कुछ और बड़े चेहरों की तरफ अगर जाया जाए तो नीता अंबानी, जिनकी नेटवर्थ 348 करोड़ से बढ़ के 421 करोड़ रुपए हुई है पिछले 1 महीने के दौरान। और इसमें भी उनकी नेटवर्थ भी करीब 2.5 करोड़ रुपए रोजाना के तौर पे बढ़ी है। न केवल नीता अंबानी बल्कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी करीब 370 करोड़ से 448 करोड़ रुपए बढ़ी है, जो कि पिछले 1 महीने के दौरान हुई है। और यहाँ पर भी हर रोज के तौर पे उन्होंने करीब 3.25 करोड़ रुपए कमाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा गेन जिस पूरे परिवार में आया है वो है कोकिलाबेन अंबानी को। करीब नेटवर्थ 751 करोड़ से 900 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। और हर रोज करीब 5.5 करोड़ रुपए की आय उनको आते हुए दिखाई पड़ी है, यानी कि उनकी जो नोशनल वैल्यू है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक अच्छा करीब 17 करोड़ रुपए का जो हर रोज की आय इस पूरे परिवार की बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
तो एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इजाफा डेली बेसिस पे भी सभी परिवार के सदस्यों की वेल्थ में हुआ है। तामिर जी, आपसे एक क्विक रिएक्शन चाहेंगे शेयर में जो तेजी है उसको लेकर भी, और साथ ही जैसे कि हमारे सहयोगी सुमित ने बताया इंडिविजुअली कि हर दिन देखा जाए तो कोकिलाबेन की संपत्ति में 5 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अनंत अंबानी की संपत्ति में हर दिन 7 लाख का इजाफा देखने को मिला है। आपका एक क्विक रिएक्शन इस पर। सुमित has already given the answer, you know, it's a notional value। किसी ज़माने में इनकी भी थी, साइकामोर के चेयरमैन की भी थी, किसी ज़माने में अजीम प्रेम जी की भी थी। उन्होंने वो शब्द का इस्तेमाल किया ना कि वो एक नोशनल वैल्यू है। और पतंजलि के जो बाबा रामदेव और उनके जो पार्टनर है जो 99% पतंजलि को होल्ड करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि इस वैल्यूएशन के ऊपर इन कंपनीज को खरीदेगा कौन? कोई बाजार में कोई खरीदने को तो आएगा नहीं। सो देयरफॉर जो सुमित ने कहा कि इट इज ओनली अ नोशनल वैल्यू, इसी से लोग खुश हो जाते हैं और बाजार में भी बेचारा छोटा इन्वेस्टर बड़ा खुश हो जाता है। करोड़ों की भाषा और इन शब्दों को सुन के उसका हृदय पता नहीं क्या बड़ा एकदम ऐसा लगता है सोने की लाइनिंग आ गई इसके ऊपर। इट हैज, आई टेल यू पल्लवी, इट हैज नो मीनिंग एट ऑल। चलिए कुछ दर्शकों के सवाल भी शामिल कर लेते हैं। एक सवाल हमें भेजा है राजेंद्र ने कैथल से। जेके टायर को लेकर इनका क्वेश्चन है, 500 शेयर है 142 के स्तर पर ले रखे हैं, टायर शेयरों में फिलहाल अभी क्या करना चाहिए तामिर जी? इनको काफी नुकसान भी हो गया है। जेके टायर, आपकी राय क्या है? Well, JK is nothing wrong। टायर्स में एवरी टायर कंपनी इज डूइंग वेरी वेल और जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें JK विल आल्सो डू वेल। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि MRF का रिप्लिका हो जाएगा तो वो नहीं हो सकता। MRF इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट केस। और ये भी बता दूं, CEAT इज ऑल्सो वेरी हाईली प्राइस्ड एट दिस लेवल। जी, अगले कॉलर हमारे साथ भिवानी से जुड़े हैं हरीश। हरीश, पूछिए अपना सवाल। हरीश, अपना सवाल पूछिए। जी, हरीश से हमारी बात नहीं हो पा रही है। इनका सवाल आया है, इन्होंने 200 शेयर्स लिए हैं बैंक ऑफ इंडिया के 135 के भाव पर। राजेश जी, इसमें क्या राय होगी? इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स लिए और आपकी राय जानना चाह रहे हैं, तो क्या सलाह होगी आपकी इसमें? बैंक ऑफ इंडिया को होल्ड करके रखिए। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो विलय मर्जर्स होते हैं, जैसे SBI का मर्जर होता है, उनकी मैं चेयरमैन को सुनता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। हिंदुस्तान के इन्वेस्टर को कहता हूं कि ये सब गपशप मत सुना करो। पब्लिक सेक्टर्स में जब पर्टिकुलरली मर्जर होता है तो कॉस्ट आपकी बड़ी हाई होती है। ये तो क्योंकि इंटरव्यू लिया जाता है, चेयरमैन को पूछा जाता है, अच्छा बताइए क्या होगा, तो कहेगी यू नो विल हैव कॉमन सिनर्जीज, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आज तक कभी किसी पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ी है? कोई बता दो मुझे एक सिंपल एग्जांपल जहां पे पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ी है। MTNL का बैंड बाजा बजा है, मोइल का बैंड बाजा बजा हुआ है, सेल, ये एक बड़ा ब्राइट आइडिया कि आप एक होल्डिंग कंपनी बना दो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी सब कंपनीज को सब्सिडरी कंपनीज बना दो। ये पता नहीं पड़े ब्राइट आइडियाज कौन लेके आता है। तो यहां पे भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आप इनकी कैपिटलाइजेशन करेंगे कहां से? टैक्स पेयर के पैसे से। अरे लेट देम हैंडल देयर ओन प्रॉब्लम्स। उन्होंने अपने NPS खुद क्रिएट किए हैं। अरे 2-4 चेयरमैन को डाल दो जेल में और बोलो कि ये NPS आपने क्रिएट किए हैं, वी आर गोइंग टू पुट यू बिहाइंड बार्स। अपने आप ये NPS सीधे हो जाएंगे। इस बीच एक अहम और एक्सक्लूसिव खबर है कि GST के राहत मिल सकती है किसानों को। पूरी अपडेट क्या है, आलोक प्रियदर्शी मौजूद है। आलोक, अगर देखा जाए तो इंडिया एक कह सकते हैं कि कृषि प्रधान देश है और इस तरह की अब जो खबर है आपके पास, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, पूरी खबर क्या है? देखिए, GST काउंसिल की 10वीं बैठक में इस बात को लेकर एक तरह से सहमति बन चुकी है कि किसानों को और कृषि उत्पादों को GST के दायरे से बाहर रखा जाएगा। ख़ास तौर से इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जो एग्रीकल्चरिस्ट और एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी उसको तय करना GST काउंसिल के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो आखिरकार GST में एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि एग्रीकल्चर किसे कहा जाएगा और एग्रीकल्चरिस्ट किसे कहा जाएगा, इसको लेकर जो मतभेद था उसके बाद ये तय किया गया कि एग्रीकल्चर इनकम या एग्रीकल्चर को डिफाइन नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल वही टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे जो कि डायरेक्ट टैक्सेस में होते हैं, यानी कि कृषि आय या को जिस तरह से डायरेक्ट टैक्स में टैक्स किया जाता है वही नियम रहेगा, यानी कि कृषि आय पर डायरेक्ट टैक्स के तहत कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरिस्ट रहेगा उसको GST ने बड़े सही तरीके से एक तरह से कहें तो उसको डिफाइन किया है। एग्रीकल्चरिस्ट उसको माना जाएगा जो खुद खेती करता है,
इसके अलावा जो हिंदू इंडिवाइडेड फैमिली का जो व्यक्ति होगा, जो अपने परिवार के सदस्यों के जरिए या फिर मजदूरों के जरिए खेती कराया जाएगा, उसी को एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। इसके अलावा तमाम वो लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं या फिर दूसरे तरीकों से खेती करते हैं, उनको एग्रीकल्चरिस्ट नहीं माना जाएगा, यानी कि उनको जीएसटी के नेट से राहत नहीं मिलेगी। जबकि जो बाकी लोग जो खुद खेती करते हैं उनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा और उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि दूसरे लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, लीज मॉर्टगेज वगैरह पर जो करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उनको जीएसटी के तहत टैक्स चुकाना पड़ेगा। और जो कह सकते हैं कि जो किसान से डायरेक्ट अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है उससे अगर कोई प्रोक्योर करता है या कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो ये जो टैक्स होगा, जीएसटी के तहत जो टैक्स होगा वो खरीदार को चुकाना। अपडेट देने के लिए आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो जीएसटी काउंसिल की 10वीं बैठक में इसका फैसला किया गया है कि जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है कृषि की और कृषि आय की, उसको वही रखा गया है।